नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से आज हम पढ़ने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद जी की एक यथार्थवादी कहानी पूस की रात। कहानी का विशेष महत्व है। जैसा कि आपको पहले मैंने बताया था कि मुंशी प्रेमचंद जी आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद पर लिखते आए हैं, यानी कि पहले यथार्थ की बात करना और उसके बाद में उसे आदर्श की तरफ ले जाना, ताकि पाठक यथार्थ को देखकर विचलित ना हो सच्चाई के पथ पर बढ़ने से या फिर उसके साथ में जो बुरा व्यवहार होता है उसके कारण। लेकिन 1930 के उपरांत प्रेमचंद जी की लेखन शैली में काफ़ी परिवर्तन आता है। आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद को वो से आगे बढ़ते हुए वो पूरी तरह से यथार्थवाद की ओर आ जाते हैं। पूस की रात कहानी ऐसी एक कहानी है जो पूरी तरह से यथार्थवादी कहानी है कि जैसा भी व्यवहार उसके पात्र के साथ में होता है वैसा का वैसा बतलाया जाता है। 1930 में लिखी गई इस कहानी में प्रेमचंद जी ने किसानों की जो दुर्दशा है उसका वर्णन किया है। और दुख की बात है कि आज लगभग 70 वर्ष बीत जाने के बाद में 90 वर्ष बीत चुके हैं। 1930 को 70 वर्ष आज़ादी को हो चुके हैं। 90 वर्ष बीत जाने के बाद में भी किसानों की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आ सका है। किसान उसी ढंग से आज भी आत्महत्या कर रहा है। तो एक झलक सी बताई गई है कि आत्महत्या क्यों करता है। कहानी का मुख्य पात्र है हल्कू। आते ही उसे भय लगा है। पहली जब शुरुआत होती है कहानी की तो उसकी पत्नी आकर कहती है कि भाई सहना आया हुआ है। सहना यानी जमींदार का एक कारिंदा है। लठेत आया हुआ है जो उससे पुराना जो उससे बकाया है वो मांगने आया है। तो किसी भी ढंग से कुछ पैसा दो ताकि उससे पीछा छूटे। लेकिन घर में कुछ था नहीं, क्या दे। कंबल था और कंबल के लिए जो पैसे रखे थे वो उसे देने पड़ जाते हैं। पूरी रात भर हल्कू ठिठुरता है और उसके बाद में उसकी खेती भी नष्ट हो जाती है। कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि हल्कू इस जो आघात आया उसकी जो खेती नष्ट हो जाती है उसके उपरांत अगर वो आत्महत्या कर ले तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो आज का जो किसान है वो पूरी तरह से टूट चुका है, थक चुका है। जो नीतियाँ बनाई जाती है, बड़ी बड़ी आर्थिक नीतियाँ, कृषि नीतियाँ, उसमें किसान का शोषण आज भी बदस्तूर जारी है। तो आज हम पढ़ते हैं प्रेमचंद जी की ये यथार्थवादी कहानी पूस की रात। शुरू करते हैं। पुस्तक होगी तो ठीक है, वरना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में हम पढ़ते हैं। पूस की रात। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। मुख्य पात्र मानव पात्र तो यही है, हल्कू और मुन्नी। और सहना जो लठेत है उसके ज़्यादा संवाद नहीं है। हल्कू और मुन्नी कुछ संवाद है और मुन्नी अंत में भी वापस आती है। तो दो मानव पात्र है और उसके साथ में ही एक पशु पात्र है, जबरा नाम का कुत्ता, जिसके बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जबरा के प्रति अपने मानवीय प्रेम के भाव हल्कू प्रदर्शित करता है। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपए है, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी। उसे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में, यानी खेत बाड़ी जो है वह बहुत ज़्यादा ठंड लगती है वहाँ पर, बिना हार में रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, गुड़कियाँ जमावेगा, गालियाँ देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। तो ये देखिए, जो लठेतों का जो आतंक था वो इस कदर था कि उसे सर्दी में मरना पसंद था। लेकिन जो उसकी मर्जाद एक आपकी कहानी है, मतलब उपन्यास है गोदान, उसमें मर्जाद के नाम पर काफ़ी अत्याचार सहन करते हैं। यानी जो मर्यादा है, वो जो कहना है लोग क्या कहेंगे उसके नाम पर कितना कुछ सहन करते हैं। तो ऐसे ही चाहता है हल्कू भी किसी ढंग से ये सहना तो यहाँ से चला जाए। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी, यह सोचता हुआ अपना भारी भरकम डील लिए हुए जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था। यानी हल्कू नाम हल्का था लेकिन उसका शरीर काफ़ी भारी भरकम था। स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, दे दे, गला तो छूटे, कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचेंगे। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो, कौन सा उपाय करोगे। कोई खिरात में दे देगा कंबल। न जान कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, हैं? पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए न दूंगी न दूंगी। तो यहाँ पर एक बात आती है कि जिसे अन्नदाता कहा जाता है किसान, वो किस ढंग से उस समय भी खेती को लेकर एक आर्थिक शोषण के तंत्र में फंसा हुआ होता है। और यही स्थिति आज भी है। आज हम कहते हैं कि वित्तीय संस्थाएं आ गई, लेकिन वित्तीय संस्थाओं के जाल में फंसकर आज किसान अपनी ज़मीन को नीलाम करता है,
जब किसान की ज़मीन आज भी नीलाम होती है, कई बड़े बड़े वादे किए जाते हैं ऋण माफ़ी के, लेकिन फिर भी आज के किसान की स्थिति वही है, आत्महत्या करने को मजबूर और करते ही हैं, जो हम अखबारों में देखते रहते हैं। न जाने कितने किसानों ने इस शोषण प्रथा से घबराकर अपनी किसानी छोड़ चुके हैं। इसके बारे में और चर्चा करेंगे हम। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्ने ने तड़क पर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई, क्योंकि वो भी जानती थी कि इसके अलावा कोई उपचार नहीं। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उससे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब किसे खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय काट निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक पानी दीनता के भार से दबा जा रहा था। इस प्रकार से ये पहला अंक समाप्त हो जाता है। उसके बाद में सीधे आएंगे हम खेत की तरफ। चलिए अब दूसरे खंड में बात करते हैं। हल्कू पहुंच चुका अपने खेत में। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। तारे भी ठिठुर रहे हैं, मानवीकरण कर दिया तारों का, और ठंड के मारे ठिठुर रहे, तो बताइए कैसी स्थिति रही होगी हल्कू की। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहे, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। वो इस ढंग से बात कर रहा है जैसे वो कुत्ते से बात कर रहा है। और जब भी कभी हमें चाहे पशु हो, चाहे हम किसी निर्जीव वस्तु की बात करें, अगर प्रेम हो जाता है तो हम उससे उसी ढंग से बात करते हैं जैसे हम अपने किसी साथी से बात कर रहे हो। तो जबरा से इसी ढंग से बात करता हो। जबरा ने बड़े बड़े दुम हिलाई और अपनी कूं कूं को दीर्घ बनाता हुआ कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यही रांड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ़ लिए आ रही है। उठूँ फिर एक चिलम भरूँ, किसी तरह तो रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका, यह खेती का मज़ा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास झाड़ा आए तो गर्मी से घबरा कर भागे। यहाँ पर बात की गई है पूंजीपतियों की, या फिर हम बात कर सकते हैं ऐसे सेठों की जिनके पास में संपत्ति की कोई था नहीं है। और यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि ये जो विचार है वो स्वयं प्रेमचंद जी के विचार हैं, जो पाठक को एक प्रकार से इस तरह की स्थिति बताते हैं और उन लोगों को याद करते हैं। तब पाठक के मन में अपने आप एक भाव पैदा होता था कि कैसी विषम परिस्थिति है कि यहाँ तो एक तरफ वो ठंड से मर रहा है और वहीं दूसरी तरफ धन के आधिक्य से लोग गर्मी से घबरा कर भाग रहे हैं। यही चीज़ हमें देखने को मिलती है कफन में भी, जब गीसू और माधव बात करते हैं एक ठाकुर के यहाँ पर खाने के कार्यक्रम की। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है कि जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी, मजदूरी हम करें, मज़ा दूसरे लौटे। यहाँ पर वही बात आती है, प्रगतिवाद की बात यहाँ पर हम देख सकते हैं। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी। जबरा भी उठ गया। जबरा भी उठ बेटा, हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा। पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बदल जाता है। मतलब जाड़ा तो जाने वाला है नहीं, सर्दी तो जाने वाले नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा मन को संतोष मिलता है। उसी ढंग से जैसे अकबर के दरबार में किसी पंडित ने दीपक को देखकर अपनी रात काट ली थी। जबरा ने उनके मुंह की ओर प्रेम से छलकता हुआ आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लौट लेटा, निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर। जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया, उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला दिया। अब देखिए कैसा उपाय करता हो। कुत्ते की देख से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगा था।
वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। यहाँ पर हम एक बात देख सकते हैं कि अज्ञेय जी भी कहते हैं कि दुख मनुष्य को माँजता है, मन को माँजता है दुख, और उसी ढंग से ये जो दुख है उसी में व्यक्ति अपने ऊपर जो आवरण जो लगे हुए होते हैं उसको पूरी तरह से समाप्त कर देता है। यहाँ पर देखिए वो कुत्ते को भी अपने भाई जैसा अनुभव कर रहा है। तो एक जो आवरण सा होता है मनुष्य में कि मनुष्य बड़ा छोटा, तो जब कभी गरीबी आती है, जब कभी दुख होता है, तो उनमें जो भी आवरण होता है, जो भी भेद होता है, वो समाप्त हो जाता है। यहाँ पर हम इस कहानी में देख सकते हैं। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। ठंड उससे भी लग रही थी जबरा को, लेकिन फिर भी जो आत्मीयता उसे मिली थी, उसे पता था खेत का जो स्वामी है, फसल जो बोने वाला है वो हल्कू है, तो उसके लिए वो कूद कर भागा। वह झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भूखने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था। तीसरा खंड आरंभ होता है। अब ये देखिए तरह तरह की हरकतें करेंगे। झाड़ा तो जाने वाला है नहीं, ठंड तो जाएगी नहीं, क्या होता है। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रही है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाए तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। बड़ी इंतजार भरी रात है और ये जो ठंड है ये उसके इंतजार को, इस बेचैनी को और ज़्यादा अधिक बढ़ा रही है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरो और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखा तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रह जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा, पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा अब तो नहीं रह जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें। टाँटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, यानी तब जाएंगे, अच्छे गर्मी आ जाएगी फिर आके सोएंगे, अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कू करे सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं ज़मीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे चिचोड़ रहा था। देखिए यहाँ पर प्रेमचंद जी पूरी तरह से स्थितियों का वर्णन करते हैं, जो जो डिटेलिंग कह सकते हैं, जिसको हम सूक्ष्म पर्यवेक्षण कह सकते हैं। छोटी से छोटी चीज़ लेने का प्रयास किया है। पूरा दृश्य हमारी आंखों के सामने आ जाता है। हल्कू ने आग जमीन पर रखती और पत्तियाँ बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया था। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पाँव गले जाते थे और यह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। अंधकार के एक अनंत सागर में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार, और ये जो लो थी, उस जो अलाव जो लगाया था उसकी लो थी, जिस ढंग से एक विशाल समंदर में कोई मनुष्य नौका है, कोई अपना आसरा समझता है, उसी ढंग से हल्कू को भी उस समय वो जो अलाव था वो एक नौका के समान आसरा दे रहा था। लेकिन वो नौका कहाँ तक टिकती, वो अलाव कहाँ तक टिकता। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली। अब उसे थोड़ी गर्मी आने लगी। दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो, तेरे जी आए सोकर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है। जब्बर ने कू कू करके मानो कहा अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले से उपाय ने सूझा, नहीं इतनी ठंड क्यों खाते। जब्बर ने पूछ हिलाई। पहले से उपाय ने सूझा, नहीं इतनी ठंड क्यों खाते। जब्बर ने पूछ हिलाई। अच्छा आओ इस तालाब को कूदकर पार करें, देखिए कौन निकल जाता है। अगर जल जाए तो बच्चा मैं धवाना करूंगा। देखिए आपस में दोनों मित्रों की तरह बात कर रहे हैं। जब्बर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। जब्बर तो घबरा रहा था। मुन्नी से कल कहने देना लड़ाई करेगी। देखो पूरी तरह से उसे समझा रहा है
कि बता मतलब कैसे मित्रों जैसी बात हो रही है दोनों के बीच में। यह कहता हुआ उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। मतलब दोनों पूरा पूरा खेल खेल रहे हैं। वह फिर उठा और अलाव के इस पार आ गया। पूरा विनोद है। अगर यथार्थवादी भी लिख रहे हैं तो भी जो विनोद दुख में भी ज़रूर होता ही है। अगर कोई व्यक्ति काफ़ी दीन है फिर भी उसके जीवन में छोटे आनंद आते हैं तो उस आनंदों का भी प्रेमचंद जी पूरा हवाला देते हैं। आगे बढ़ते हैं। पत्तियाँ जल चुकी थी। तो अगले भाग में बढ़ते हम। पत्तियाँ जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। इसकी हम बात कर सकते हैं कि प्रगतिवाद का एक प्रतीक के रूप में यहाँ पर बात कही गई है कि जो शोषित वर्ग था उनमें एक चिंगारी तो शेष थी। कभी कभी कोई नया झोंका आता तो फिर से वह उभरने लगती थी, लेकिन जो दमन चक्र था उसके कारण वो फिर से दब जाती। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर जो जो शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भूंक कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। यहाँ से परिवर्तन होता कुछ। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चल रही थी। उनके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। लेकिन जबरा जो हल्कू था वो पूरी तरह से आलस्य में डूब चुका है। मतलब इतनी जो थकान थी। और कई बार ऐसा होता है कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई फल दिखाई नहीं देता तो उसके प्रति निराशा का भाव होता है। तो हल्कू में एक निराशा आने लगी थी, एक आलस्य सा आने लगा था, क्योंकि उसका जो प्रतिफल था, उसे खेती का प्रतिफल था, वो उसे कभी भी नहीं मिलता था। उसने दिल्ली में ही कहा, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहा, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चले जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलता लग रहा था। कैसा दंदाए हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असह्य जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। अब उसे लगने लगा कि इतने जो उसका मेहनत है उसका अगर कोई प्रतिफल नहीं मिला तो इतना जाड़े में, इतनी ठंड में वो वैसे काफ़ी तकलीफ़ देख पाया था। जानवरों के पीछे दौड़ा था तो काफ़ी उसे असहनीय सा उसे प्रतीत होने लगा। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, हिलो हिलो हिलो। जबरा फिर भूख उठा। जानवर खेत चल रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा कस के ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हल्कू को जानकारी थी कि उसके खेत चरे जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके मन में 2 तरह की भावना थी। एक तो शारीरिक आलस्य है ही, लेकिन अगर उसे यह पता होता कि इस खेती से उसे कोई प्रतिफल मिलने वाला है तो निश्चित तौर से वो उसको बचाने का प्रयास करता। लेकिन एक जो गहन निराशा आ चुकी थी शोषण के कारण, उसकी जो खेती का प्रतिफल नहीं मिलता था उसके कारण जो निराशा आ चुकी थी, उसने उसे हताश कर दिया और वापस वो अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। जबरा अपना गला फाड़ डालता था, नील गाय खेत का सफाई किए डालती तो हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। और यही, इस हम अकर्मण्यता कहें या फिर एक विचित्र सी स्थिति कहें, कि गीसू और माधव भी कुछ ऐसा ही करते हैं। जब उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और वो बाज़ार में जाते हैं, तब बजाय कफन खरीदने के वो लोग भी अपनी शराब और मिठाई खरीद लेते हैं और उसी के साथ में आनंद करके सो जाते हैं। तो ये जो अकर्मण्यता वो अपने आप नहीं आई है। व्यक्ति को अगर प्रतिफल मिलता है, कुछ न कुछ उसे लगता है कि मेरी उन्नति संभव है, तो वह उस दिशा में बढ़ता भी है। लेकिन अगर व्यक्ति को लगे कि मैं कितना भी मेहनत करूं लेकिन उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला, तो इसी प्रकार से अकर्मण्य हो जाता है। उसी रात के पास गर्म जमीन पर वहीं चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी चिल्ला रही थी, क्या सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कुन ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? तो तुम यहाँ पर सोने से क्या फ़ायदा हुआ तुम्हें? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांड पर आए। देखा सारा खेत रोंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा,
रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जहाँ पर हल्कू खुश हो रहा है, तो हल्कू के साथ में एक बड़ी त्रासदी सी हुई है। हल्कू यानी किसान के जीवन में एक त्रासदी सी हुई है कि खेती कर कर व्यक्ति को न कोई लाभ मिल पा रहा है, न वो अपना जीवन ढंग से गुजर कर पा रहा है, और वो खेती छोड़कर मजदूरी की ओर किस प्रकार से उन्मुख हो जाता है, उसका ये एक चित्रण है। कुछ समय पहले अभी एक फिल्म भी आई थी, पीपली लाइव, उसमें भी इसी प्रकार से बताया था। अंत में एक आंकड़ा बताया जाता है कि इन बीते 70 वर्षों में, आज़ादी के बाद में इतने बीते वर्षों में न जाने कितने किसानों अपनी खेती छोड़ दी और वो मजदूरी करने लगे। तो किसान जिस खेती का मालिक होता है, स्वामी होता है, उसको छोड़ना पसंद नहीं करता। गोदान में कई बार कहा गया है कि खेती एक उसको समृद्धि का एहसास दिलाती है, लेकिन जब ऐसी मजबूरी, जब उसको कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा है, तो उसको मजबूरन खेती छोड़नी पड़ती है। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि उसे लगता है कि मुझे कोई प्रतिफल नहीं, लगातार न जाने कितने वर्षों से वो खेती करा होगा, उसके बाप दादाओं ने खेती की है, लेकिन अंत में आके ये प्रतिफल मिलता है कि उसको जाड़ों में ओढ़ने के लिए कंबल तक नसीब नहीं। तो उसे लगा कि इस खेती में कोई भी लाभ नहीं है, जिसको अन्नदाता कह कर सिर पे बिठाया जाता है, जय जवान जय किसान के सारे नारों के साथ में सिर पे बिठाया जाता है, उसकी ये स्थिति होती है। तो ऐसी खेती करने से उसे कोई भी लाभ नहीं। और इस प्रकार से कहानी समाप्त होती है कि रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। तो ये एक यथार्थवादी कहानी है कि किसान की स्थिति बताई गई यहाँ पर, और किसान किस प्रकार से मजदूरी की तरफ बढ़ जाता है, उसका एक पूर्व दृश्य बताया गया है। अब वो भले ही एक स्वामी न रहेगा, लेकिन फिर भी शायद अपनी आम ज़रूरतें वो पूरी कर सकेगा। तो विद्यार्थियों, अब इसमें प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं? सबसे पहला प्रश्न तो बनेगा, शीर्षक को लेकर बनता है कि कहानी का शीर्षक पूस की रात क्यों रखा गया। जहाँ पर यहाँ पे यथार्थवाद है, किसान की चिंता और बहुत सारी शोषण हैं, काफ़ी बातें कही गई है, कहीं कहीं पर जो पूंजीपतियों का उसका भी वर्णन। तो पूस की रात करने का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पर हम शीर्षक की सार्थकता इस ढंग से कर सकते हैं कि ये जो सारा घटनाक्रम चलता है, जो सारे अंश चलते हैं, वो सारा का सारा एक रात्रि का दृश्य है, इसलिए पूस की रात कहना ठीक है। एक शीर्षक पूरी तरह से उचित शीर्षक हम इसे मान सकते हैं। दूसरा आता है कि कहानी के तत्वों के आधार पर हम इसकी विवेचना करें। तो कथानक की बात करें तो कथानक बहुत ही संक्षिप्त है, एक रात का कथानक है। भाषा शैली की बात करें तो पूरी तरह से बोलचाल की शैली में है। हल्कू किस ढंग से जबरा से बातचीत करता है, उसकी भी बात यहाँ पर हम देखते हैं। अन्य तत्वों की बात करें, संवाद, कथोपकथन, जो सारे संवादों के ढंग से बात कही गई है। उद्देश्य की बात करें तो कहानी अपने उद्देश्य में पूर्णतया सफल होती है। तो कहानी के तत्वों पे आप विवेचन कर सकते हैं, और चरित्रगत विशेषताओं के आधार पर भी आप इसकी बात कर सकते हैं। तो धन्यवाद। इस ढंग से आप देखिएगा, पुस्तक में बहुत सारी अन्य कहानियाँ भी हैं, उनको अध्ययन कीजिएगा और हम बात करते हैं। कोई प्रश्न हो इस संबंध में तो आप कमेंट में अपना प्रश्न डाल सकते हैं। ओके, धन्यवाद बहुत बहुत।